नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआर में स्वागत है। बिहार बजट आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इस बुक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो गलत नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है मित्रों, है ना। ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 46% वाला हिस्सेदारी पूछा था। ओके, इसी तरह से इस सारे बजट को हम लोग एक लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ पर समझने की चीज़ होगी वहाँ पर समझेंगे और आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करूँगा कि इसके एमसीक्यू भी लाए जाएं और कुछ तो एमसीक्यू करवा ही दें, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जाके प्लेलिस्ट देखिए, बीपीएससी के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, क्या नाम है, तारा किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस लाइन में कितना सारा क्वेश्चन निकला, किसने पेश किया? बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों एक ही हैं, तारा किशोर प्रसाद। डेट 28 फरवरी 2022 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना रुपया? तो 2,37,691 करोड़ रुपए। डायरेक्ट बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के बजट का आकार बताइए, तो 2,37,691 करोड़ रुपए। ओके, अगला है कि यह बजट पिछले साल के बजट से 19,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सबसे पहले तो बजट होता क्या है, देखो मैंने बताया नहीं। जैसे केंद्र सरकार का, सेंटर का बजट आता है, वो आर्टिकल 112 क्या बोला गया है उसमें? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा गया है? बजट शब्द कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण से लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में केंद्र सरकार के लिए। और राज्य सरकार के लिए कितना लिखा हुआ है? 112 में से 90 घटा दो, 112 में 90 जोड़ दो तो 202 के करीब में कितना हो जाएगा? तो 202 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकारों के लिए बजट लिखा हुआ है ना। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार संबंधित या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संबंधित आर्टिकल निकालना हो तो एक बार देखना बैठ के, कभी 90 कभी 95 ऐसे जोड़ने पर ना आ जाते हैं अगला आर्टिकल केंद्र सरकार राज्य सरकार का। तो आर्टिकल 202 में है राज्य सरकार का बजट और आर्टिकल 112 में है केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। यह पिछले साल के बजट से 19,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर 9.7 रहने का अनुमान है। कितना? 9.7%। 2020-21 से मात्र यह 2.5% ही थी। 20-21 में पता ही है कोरोना पहली बार आई थी और उस बार तो सबकी लंका लगा गई थी। अगला है कि बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य है। आर्थिक वृद्धि दर में बिहार अभी भी टॉप पर रहता है भारत में। आर्थिक वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ मैं, आप विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। अगला है पिछले कुछ वर्षों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2022-23 में 9.7% का अनुमान है, 21-22 में 9.8 का अनुमान और 20-21 में 2.5% का ही रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा है बजट का आकार। 19,000 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं ना। रुपए में कितना बढ़ा है? 19,000 करोड़ रुपए। कितना पैसा होता है ये, है ना। और उसमें कितना बढ़ा है? 9% के क्रम में, परसेंटेज में बढ़ा है। बजट आकार 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ था, 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ रुपए है। योजना मद में देखो, सरकार जो खर्च करती है ना उसको दो भाग में बांट दो, योजनागत और गैर योजनागत मद में खर्च करती है सरकार। बजट क्या होता है? देखो, आपके घर का भी बजट होगा, आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में, पटना में, कहीं भी, आपका भी अपना एक मंथली बजट होगा। आप भी उसको खर्च करते होगे कि चलो खाने पीने पर इतना खर्च कर लेंगे और यहाँ घूमने फिरने जाने के लिए या बाकी कामों के लिए अलग से खर्च कर लेंगे। तो हर कोई बजट बनाता है। उसी तरह से राज्य सरकार, देश और हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार बजट बनाती है। उसमें कुछ बजट क्या होती है कि हमें योजना जो इतनी सारी चल रही है केंद्र सरकार या सरकार की, उसके तुम्हें खर्च करना है। और कुछ होता है गैर योजनागत, जैसे वेतन देना है कर्मचारियों को या कुछ और करना है, तो उन सब मदों के लिए खर्च की जाती है। गैर योजनागत में अभी कितना है योजना मद में? तो 1,230 करोड़ रुपया रखा गया है। पहले कितना था? 1,518 करोड़ था। योजनागत में 518 से 230 पर आ गया है। गैर योजनागत की बात करें तो पहले था 1,17,783 करोड़ और अभी है 1,37,460 करोड़। यानी कि गैर योजनागत व्यय जो है वो बढ़ा है और योजनागत व्यय जो है वो घट गया है। ओके, कुल
2,37,691.19 करोड़ रुपए। इसका अंतिम डिजिट तक जरूर याद रखना, 2,37,691.919 करोड़ है ना। कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए। इसको अंतिम डिजिट इसलिए याद रखना क्योंकि बीपीएससी ने क्या किया, बीपीएससी ने 65वीं बीपीएससी में सीधा सीधा पूछ लिया, राज्य की बताइए कितने करोड़ रुपए का बजट है, जीडीपी पूछ लिया था उस साल, है ना। तो उसको जरूर याद रखना। और अंतिम आंकड़े तक पूछा था उसने। कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व व्यय कितना होगा? राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए। कुल व्यय का 80% 80.76% राजस्व व्यय के रूप में होगा। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो कॉपी कलम लेके बैठ के एक एक पॉइंट नोट डाउन करना। आपका बिहार बजट का अगर नोट्स बन जाएगा तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। किसी एमसीक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि पूंजीगत व्यय पर कितना खर्च कर रही है सरकार। तो पूंजीगत व्यय पर अगर रुपए में हम देख लें तो 45,734.52 करोड़ रुपए। कुल व्यय का 19.24% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रही है। राजस्व व्यय पर 80%। कुल प्राप्तियों का अनुमान 2,37,891 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें राजस्व से कितना आया है? 1,96,704.54 करोड़ रुपए राजस्व से बिहार सरकार को मिला है ये। और पूंजी से कितना मिला है? मात्र 41,187.43 करोड़ रुपए मिला है। राजस्व बचत कितना है? तो राजस्व प्राप्तियां से राजस्व व्यय तो 1,96,704.51 करोड़ रुपए है। और राजस्व व्यय कितना है? 1,91,956.67 करोड़ रुपए। ओके, यहाँ पर डेटा बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए उसको देख के घबराना मत, है ना। बहुत ही ज़्यादा डेटा होगा, लेकिन आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि इस डेटा में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे केंद्र सरकार की बजट से और राज्य सरकार की बजट से मिला के। ओके, अगला है कि वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रुपए हुआ है। राजस्व बचत की बात कर रहा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल गैर ऋण व्यय। कुल गैर ऋण व्यय मतलब ऋण के अलावा जो व्यय होते हैं उसमें से कुल गैर ऋण आय को जब हम घटा देते हैं ना, तो उससे क्या निकल आता है? फिजिकल डेफिसिट निकल आता है। 25,885.10 करोड़ रुपए है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका 3.47% है। राजकोषीय घाटा सीधा सीधा पूछता है कि बिहार सरकार का फिजिकल डिफिसिट कितना है। फिजिकल डिफिसिट बिहार सरकार का कितना है? तो बिहार सरकार के जीएसडीपी मतलब स्टेट का जो जीडीपी है उसका 3.47% है। इसको ज़रूर नोट डाउन करके लिख के रख लेना। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो बहुत दिक्कत आती है। 3.47% है बिहार सरकार का कुल राजकोषीय घाटा। बजट में कुल व्यय तो 2,37,000 अभी दिखाया हमने। स्कीम का हिस्सा मतलब योजनागत इतना है और गैर योजनागत इतना है। ओके, अगले पर चलते हैं। रुपया कहाँ से आता है? आप देखो बजट में क्या होगा। बजट जब भी होता है तो आपके अकाउंट में कहाँ से आता है? या तो आप खुद कमाते होंगे या घर के लोग भेजते होंगे, है ना। एक तरफ से रुपया आता है और एक तरफ रुपया जाता है ना। इसी का मैनेजमेंट तो बजट कहलाता है ना। तो कहाँ से हमें प्राप्त करता है? देखो योजनागत गैर योजनागत में तो खर्च होता है और हम पाते कहाँ से हैं? केंद्रीय कर से हमें 46% हिस्सा मिलता है। भारत सरकार जो है वो हमें 46% के आसपास में देती है। केंद्रीय करों से हमें कितना मिलता है? 46% हिस्सा हमें बजट का मिलता है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30% मिलता है, यानी केंद्रीय कर और केंद्र सरकार के अनुदान को अगर मिला दे तो 76% के आसपास पैसा हमें वहाँ से आता है। और बिहार सरकार का अपने राजस्व से कितना आता है? 21% के करीब में हमारे अपने राजस्व से आता है। ये बिहार का ही नहीं, हर राज्य का यही होता है। उनके केंद्रीय करों की हिस्सेदारी अधिक होती है। और अगर जैसे बेंगलोर जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, तो महाराष्ट्र की आय तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, कर्नाटक की आय ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, जहाँ महानगर होते हैं या जहाँ औद्योगिक केंद्र ज़्यादा होते हैं। रुपया कहाँ जाता है? देखो पहली बात, रुपया कहाँ आता है? इन 3 सोर्स से मेन। अब जाता कहाँ है? सामाजिक सेवाओं पर 41% खर्च होते हैं। सीधा सीधा आपको ऑप्शन में पूछेगा कि बिहार सरकार निम्न में से किन चीज़ों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करती है। बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूछ रहा है। सामाजिक सेवाएं बहुत सारी चीज़ आएंगी, तो सामाजिक सेवाओं पर 41% खर्च करती है, सामान्य सेवाओं पर 28% और आर्थिक सेवाओं पर 25% के करीब में बिहार सरकार खर्च करती है। बिहार बजट 2022-23 के विकास के 6 सूत्र तय किए गए हैं। 22-23 में 6 सूत्र तय किए गए बिहार के विकास के लिए। स्वास्थ्य पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्वास्थ्य पर है कि
16,134.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य पर कितना? 16,134.39 करोड़ रुपए। और शिक्षा पर कितना? 39,191.87 करोड़ रुपए उस शिक्षा पर खर्च किए गए हैं। उद्योग में निवेश पर 1,643.74 करोड़ ही खर्च किए गए, 1,000 करोड़ के आसपास, या 1,600 करोड़ के आसपास। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर अगर बात करें हम लोग तो 7,712.30 करोड़ रुपए हैं। आधारभूत संरचना यानी कि ग्रामीण और शहरी जो सड़कें होती हैं, पेयजल की सुविधाएं होती हैं, स्कूल होते हैं, इन सब की बात कर रहा है। आधारभूत संरचना में और कौन कौन सी चीज़ आती हैं? पार्क आती हैं, सड़कें आती हैं, है ना, और पंचायत भवन आती हैं, पेयजल के लिए जो बिछाई जाती है वो आती है ना। तो आधारभूत संरचना पर 29,749.64 करोड़ रुपए खर्च करती है। और सामाजिक कल्याण पर, कल्याण के नाम पर जो मदद होती है, उस पर 12,375 करोड़ खर्च करती है। तो टॉप पर कौन आएगा? पहले पर आ जाएगा शिक्षा, दूसरे पर आ जाएगा आधारभूत संरचना, उसके बाद से तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? स्वास्थ्य आ जाएगा 16,000 करोड़, चौथे नंबर पर सामाजिक कल्याण आ जाएगा, उसके बाद से पाँचवें नंबर पर कौन आ जाएगा? कृषि और संबद्ध क्षेत्र, छठे नंबर पर उद्योग आ जाएगा। इसको सीक्वेंस को जरूर याद रखना सब लोग, ओके। कम से कम शिक्षा को जरूर याद रखना। शिक्षा के बाद आधारभूत संरचना का स्थान आता है, उसके बाद स्वास्थ्य का स्थान आता है। इन 6 सूत्रों के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है, इसलिए इन 6 सूत्रों में शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक पैसा खर्चा किया गया है। इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू कर रही है। इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। आपसे बीपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 के तहत कितने उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जा रही है? तो 151, 151 रुपया दक्षिणा दिया जाता है ना। तो 151 इथेनॉल उद्योग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ओके। अगला है, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपने दे देता हूँ डिटेल, आपको अगर कुछ पूछना होता है, कई सारे बच्चे मैसेज करते पूछने के लिए कुछ, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और प्ले लिस्ट वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। बिहार बजट इससे पहले भी हमने एक बार किया था, वो लेकिन बहुत ही शॉर्ट में था, उसको जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और बिहार के करंट के लिए अलग से प्ले लिस्ट होगा, बिहार स्पेशल करंट करके, वहाँ पर आपको करंट भरपार मिल जाएगा। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगला है कि वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में 73,000 हेक्टेयर की फसल की क्षति हुई थी। तो यास तूफान यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन के फॉर्म में, यास तूफान के कारण हमारा फसल बर्बाद हो गया था। अगला है कि बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन व तेलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? तो 2021 में किया गया है। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1,000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया है। वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई भी निर्यात किया गया। बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? तो गंगा नदी के किनारे वाले दोनों जिले के में स्थापित किया। गंगा नदी किनारे कितने ज़िले हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। तो शाही लीची और आम को हमें लंदन भेजा है। अब क्या होता है भेजने से, क्या लंदन भेजेंगे तो वहाँ के सब लोग क्या होगा? तो मेन प्रचार प्रसार होता है, इससे पता चलता है कि हाँ भाई शाही लीची नाम की कोई चीज़ है जो अच्छी होती है। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता प्रदान की जाती है। देखो ये क्वेश्चन हो गया। बिहार में किसानों को जैविक खेती के लिए कितना पैसा सरकार प्रोवाइड करवाती है? तो 11,500 से 11,500 जैविक खेती के लिए। अगला है कि बिहार बजट के अनुसार किस जिले में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है? तो मधुबनी जिला में शुरू किया गया है सुखेत मॉडल के तहत। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा की थी मन की बात है, प्रधानमंत्री मन की बात में इसकी चर्चा की थी। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 3 महाविद्यालय बनाए जाएंगे कृषि अनुसंधान के लिए। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर, कृषि व्यवसाय और प्रबंधन महाविद्यालय पटना। इन तीनों के नाम जरूर याद रखना। आरा में, सबौर भागलपुर में और पटना में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अभी के विश्वविद्यालय तो ढंग से चल नहीं रहे हैं और महाविद्यालय 3 कॉलेज की है, सॉरी मैंने विश्वविद्यालय बोल दिया है बार बार। अभी के कॉलेज और 3 स्थापित किया जाएगा महाविद्यालय, ओके। अभी वाले में तो ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाता ढंग से। भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। समझ रहे हो ना, भूमि जल संरक्षण के तहत
राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया है। ईयर टैगिंग देखा हुआ, गाय के कान वगैरह पर नाम लिख कर उनका चिपका देते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया गया? तो 1000 दुग्ध सहकारी मिशनों का गठन किया गया है कॉम्फेड पटना द्वारा, है ना। सहकारी के तहत मतलब सरकार और प्राइवेट मिलकर 1000 लोग और सरकार मिलकर जब कोई काम होते हैं तो वही सहकारी कहलाता है। 1000 की स्थापना की गई है। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? तो दुग्ध चूर्ण है ये पोषक सुधा। दूध का चूर्ण होता है, दूध का पैकेट भी आता था, याद है आप लोगों को? बचपन 1 रुपये खरीद के खाते थे सब लोग। अगला है लॉकडाउन के समय आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, यही डिलीवरी के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2021 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कुल 6.83 लाख मीट्रिक टन रहा। कितना रहा? 2020-21 की बात कर रहा है। 6.83 लाख में मत्स्य उत्पादन बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो हम 4th पोजीशन पर हैं पूरे भारत में। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता कितनी है? 9.6 kg पर पर्सन के हिसाब से बिहार में मछली का उत्पादन होता है। मतलब बिहार की आबादी को बिहार के मछली उत्पादन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9.6 kg के आसपास बनेगा हमारा। ओके, अगला है देसी गोवंश की रक्षा एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बिहार पशु विज्ञान विद्यालय पटना में, पटना वेटनरी कॉलेज जो है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में इसकी स्थापना की जाएगी देसी गोवंश की रक्षा के लिए। बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सलेंस प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? बिहार सरकार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को। इसको जरूर याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता है। किस जिले में? कमला नदी पर बराज के निर्माण के कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है। तो कमला नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो मुख्य रूप से जयनगर के आसपास ये प्रवेश करती है। बिहार में जयनगर कहाँ है? ये मधुबनी जिला में है और वहाँ पर के नेपाल सीमा लगता है जयनगर में, है ना। जनकपुर जो लोग जाते हैं वो जयनगर के थ्रू ही जाते हैं, कुछ लोग सीतामढ़ी के होते हुए भी जाते हैं। वैसे जयनगर जो है वहीं पर निर्माण किया जा रहा है बैराज का, जरूर याद रखना इसको। गंगा उद्वह योजना लिखा हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है। किस किस जिले में? राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में, शहर लिखा है मैंने, जिला बोल दिया, गया, बोधगया, नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। इन जिलों के नाम जरूर याद रखना और ये किस योजना का नाम है वो भी। इस पाइपलाइन की लंबाई कुल 150.58 किलोमीटर होगी, ये तो नहीं पूछेगा आपसे। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए के रबर डैम बनवाने का प्रावधान किया गया है, ताकि इस नदी में वर्ष भर पानी रह सके और लोग जो वहाँ पर जाते हैं पिंडदान करने के लिए कम से कम पिंडदान कर सकें स्नान करके। तो गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में ये व्यवस्था किया गया है, कभी नहीं भूलोगे अब। बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? तो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत करवाई जाएगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आपको मुझे बताना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत से, अपने यहाँ कौन से स्तरीय है? 3 स्तर का पंचायत है अपने यहाँ। पंचायती राज संस्थानों के लिए टाइड एंड यूनिटी में 19,561 करोड़ रुपये अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेल्थ सेक्टर में कुल 4,802.88 करोड़ रुपये अनुशंसित है। बिहार में वर्तमान में 6ठम राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। बिहार के वर्तमान में कौन सा है? तो 6ठम राज्य वित्त आयोग कार्य कर। राज्य का भी वित्त आयोग होता है बंधुओं, और केंद्र का 15वां है। बिहार के पंचायत आम चुनाव में 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कब की गई है? तो 2021 ईस्वी में की गई है। मनरेगा के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। मतलब बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी 54% के आसपास रही है। क्या आपको याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं रखनी चाहिए, नहीं पूछेगा।
केंद्रीय प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समानांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेगा, इसीलिए मैंने इस बुक से करवाया क्योंकि अच्छा था ये बुक, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है। लोहिया स्वच्छता योजना चल रहा है, किसके लिए? ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो होता है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मंत्रालय द्वारा भारत सरकार चलाती है, उसी के जैसा एक योजना बिहार सरकार भी चला रही है, लोहिया स्वच्छता योजना नाम से। कौन सा योजना नाम है? लोहिया स्वच्छता योजना इसका नाम है। ओके, अगला है कि लोहिया स्वच्छ बिहार द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक का जो प्रबंधन होता है, और आपको पता है 1 जुलाई 2022 से तो प्लास्टिक बैन हो गया है पूरे भारत में, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो 210 प्रखंडों में क्या किया गया है? प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो 10.31 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। SHG जिनको कहा जाता है, उनका गठन किया गया है। कॉमफेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। जीविका ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। गैर कृषि गतिविधि के द्वारा 1.5 लाख लोगों को लगभग में लाभान्वित किया जाएगा 2022-23 में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग से सहयोग से करवाया जा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से करवाया जा रहा है। ओके, अगला है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई को खोला गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया। इसको नहीं याद रखना है। ओके बंधुओं, अगला है कि बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जीविका के द्वारा ही किया जा रहा है। जीविका आप सबको पता होगा, KVC नैनो से जो हमने योजनाएं पढ़ी हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो 101 प्रखंडों में इसका निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं 2021 में? तो पटना है, हाजीपुर है, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय है। कौन सा रैंकिंग? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के 5 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को GFC कैटेगरी में 1 स्टार रैंक प्राप्त हुआ है? तो सुपौल जिला को GFC कैटेगरी में 1 स्टार का रैंक प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? 24, 118 नगर निकाय और ODF प्लस की ओर अग्रसर हैं। ODF प्लस क्या होता है बंधुओं? ODF का मतलब तो पता ही होगा, पंचायत वेब सीरीज़ देखा होगा तो पता चल गया होगा, वहाँ पर ODF दिखाया हुआ है। तो ODF प्लस क्या होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री तो होता ही है, साथ साथ ओपन में ना मूत्रालय से भी फ्री होता है, और उसके अलावा यहाँ पर ना वाटर के जो रिसाइकलिंग का व्यवस्था होता है वो भी किया जाता है। तो अभी तक इन्होंने, बिहार सरकार ने बोला कि 24 हमने ऐसा नगर निकाय बना लिया है। अब ये 24 नगर निकाय अगर आपके शहर में हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये हुआ है कि नहीं कहीं पर। अगर आपके शहर में हुआ हो ये तो ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, तो ये 24 नगर निकाय को उन्होंने ODF प्लस घोषित करवा दिया है। ओके, अगला है कि इन 118 नगर निकायों में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, और ये जो 118 नगर निकाय हैं जो ODF प्लस बनना चाह रहे हैं, इनमें कचरे से कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। समझ रहे हो ना? इस योजना के तहत, अच्छा अगला है कि किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण करवाया जाएगा? तो एक योजना चलाई गई है मोक्ष धाम योजना, जिसमें हर जिले में जो इलेक्ट्रिक सप्ताह केंद्र होता है उसका निर्माण किया जाएगा। अगला है कि बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। सभी 142 नगर निकाय में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
यानी कि अमृत योजना जो चलती है भारत सरकार की योजना, बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम हैं बिहार में, उनमें अमृत योजना चलाई जाएगी। और ये क्या है? ये शहरों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके का बनाने का एक योजना है, अमृत मिशन। ओके, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निकायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है। ओके, और इसके अंतर्गत सभी नगर निकाय में जलापूर्ति पार्क योजना बनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य किया जा रहा है? तो बिहार के 4 शहर हैं स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल। भागलपुर चले जाओ, भागलपुर वाले बता देना आपका शहर है। मुजफ्फरपुर वाले मुबारक हो, आपका भी शहर है। पटना वाले का भी मुबारक हो, पटना भी है। और बिहार शरीफ भी इसमें शामिल है। ये 4 शहर इसमें शामिल है। किसमें? स्मार्ट शहर में। आपका शहर कितना स्मार्ट बना है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मास्टर को नहीं पता है कितना स्मार्ट बना है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? तो 15% के आसपास लगभग में इन्होंने बोला है बिहार बजट 2022-23 के हिसाब से। ओके, कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल कितने करोड़ पौधे के रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 5 करोड़ कुल पौधे लगाए जाएंगे। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत एवं कुल कितना पौधा इकाई स्थापित किया गया है? 365। 210 जो है वो जीविका दीदी वगैरह लगाएंगी और 151 इकाइयाँ कृषक खुद से लगाएंगे। ओके, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना कार्यक्रम के तहत। अगला है कि इस योजना के तहत कुल 73 लाख पौधे लगाए जाएंगे मुख्यमंत्री वाले योजना के तहत। और बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किसके साथ समझौता किया गया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्यावरण से संबंधित सोसाइटी है बंधुओं। आज़ादी से पहले बन गई थी, 1920-21 के आसपास बनी थी। इसने बिहार सरकार के साथ समझौता किया है कि हम बिहार में प्रवासी पक्षी जो आते हैं कहाँ कहाँ पर आते हैं, जैसे कुशेश्वर जो है दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन रूस से उड़ के आते हैं, है ना। इसी तरह से और भी जहाँ पर आते हैं, जैसे सलीम अली है वैशाली में, तो वहाँ पर भी आते हैं। तो उन सब का क्या किया जाएगा? उनको देख रेख करेगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मॉनिटरिंग का मतलब वही होता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर जिले में किया गया। आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। पक्षी महोत्सव भागलपुर जिले में। बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। नागी नकटी डैम है, उसी के पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव, राजकीय किया है बिहार सरकार ने, उसको मनाया। उसका नाम क्या रखा गया? कलरव। ओके, अगला क्वेश्चन अगला है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ की जू सफारी का निर्माण राजगिरी के किस पहाड़ी घाटी क्षेत्र में किया गया है? तो स्वर्ण पहाड़ी घाटी क्षेत्र। याद है ये क्वेश्चन पूछा है 67वीं यूपीएससी में बंधुओं, यहीं से पूछा था ये क्वेश्चन। 400 एकड़ की भूमि पर 2022-23 में यहाँ पर निर्माण किया गया और इसको हमने बिहार में एग्जाम देने से पहले करंट अफेयर में पढ़ लिया था। तथा वैभवगिरी पहाड़ी घाटी क्षेत्र में, कहाँ पर? स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ी घाटी का जो क्षेत्र है वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। बहुत ही खूबसूरत है, यूट्यूब पर सर्च करके ज़रूर देखना। नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है? फंस जाता है कभी कभी, तो 40 मीटर के करीब में लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो ग्लास का ब्रिज है बिहार में। ओके, आप लोग गए होंगे घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं तो नहीं गया हूँ। वर्ष 2020 से बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन सा? तो कांवरताल बेगूसराय को घोषित किया गया है। कांवरताल बेगूसराय। अगला है कि बजट 2022-23 संस्कार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। कौन कौन सी? युवा को उद्यमी बनाना है। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को अलग क्यों करते हो? महिलाएं भी तो युवा होती हैं। तो मुख्यमंत्री 2 योजनाएं, चलो एक पुरुषों युवा उद्यमी हो गया, एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को 18 जून 2021 से शुरू किया गया है। 18 जून 2021 से शुरू किया गया है इन 2 योजनाओं को। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने, जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को 17 मार्च 2021 से लागू किया है। बिहार बीपीएससी में डेट खूब पूछे जाते हैं, 17 मार्च 2021। इथेनॉल नीति। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर की स्थापना किया गया जाएगा। तो गया जिले में डोभी अंचल में इसकी स्थापना किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। अगला है कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021, बिहार की तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की और उद्योग विभाग बिहार के इस मेले को में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। उद्योग विभाग को ओके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। मुबारक हो आप सभी को। बिहार बजट के अनुसार खादी मॉल पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर ब्लर हो गया है थोड़ा सा, मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से। मेरे शहर में भी बना रहे हैं, ये दरभंगा में भी बना रहे हैं। बोला इन्होंने कि दरभंगा में भी हम वो मॉल बनाएंगे, खादी मॉल। बहुत ही सुंदर होता है। दिल्ली में भी है, सीपी के आसपास अगर आप गए होगे तो देखा होगा। बीटेक व एमटेक के कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहटा में की जाएगी। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ये, है ना। कहाँ पर? पेट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर? बिहटा में की जाएगी, पटना में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से, मुख्यालय इसका चेन्नई में है। सीपेट का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो पटना के बिहटा में स्थापना की जाएगी आईपीटी की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती धात्री महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? तो 5,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी राशि आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 1,000 रुपये पर माह दी जाती है बच्चों को। मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह SC/ST छात्रों को छात्रावास अनुदान के लिए दिया जाता है? 21,000 रुपये दिया जाता है। पता नहीं 1,000 रुपये में कैसे छात्रावास मिल जाता है बच्चों को। मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए भी सरकार ने योजना ला दी। अब क्या चाहिए भाई बताओ। सतत जीविकोपार्जन योजना जो है, जो लोग शराब के बिजनेस से जुड़े हुए थे उनके लिए लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की आपको मदद दी जाएगी। आप वहाँ से लीजिए और शराब का बिजनेस छोड़ दीजिए। राज्यों के नागरिक के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये प्रतिबंध सही है या गलत है ना? देखो, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, सही है, गलत है। आप सभी के अलग अलग मत होंगे, मैं उस मत पर नहीं जाना चाहता। क्या ये लेकिन सच में लागू है? अगला है कि यदि कोई तिपहिया वाहन, कभी कभी क्वेश्चन के साथ छोड़ देना चाहिए ना, टैक्सी महिलाओं के नाम पर निबंधित होता है। देखो, 3 पहिया वाहन जैसे जो ई रिक्शा आती है या जो ऑटो आती है उसकी बात कर रहा है। तिपहिया वाहन यदि किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है तो उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है। तो उसके लिए वाहन कर में कितने पैसा छूट दी जाएगी? तो 100%। यदि वो महिला है ना, वो खुद चलाती है या कोई और महिला चलाती है, महिला द्वारा रजिस्टर्ड ही करवाया गया है, तो उस पर 100% आपको छूट दी जाएगी कर पर। वाहन के लिए कर जो लगता है ना उस पर। ई रिक्शा, ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो 50% की छूट दी जा रही है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंड हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना भी लाई गई है। अगला है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाने वाले उपकरण के लिए 50% तक की राशि सरकार देगी। हमें क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल वाले को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चलित तिपहिया वाहनों के परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है? 31 मार्च 2022 से पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में आपको डीजल चलित तिपहिया वाहन नहीं मिलेंगे। वहाँ पर CNG वगैरह सब का हो सकता है, पेट्रोल वगैरह का। तो पटना में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। अगला है कि बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत और 31 मार्च 2022 से बैन हो जाएगा। अगर आप आगरा गए होंगे तो ताजमहल के आसपास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही अलाउ करती है सरकार, तो उसी तरह का कुछ है वहाँ भी। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। बिहार बजट के समग्र शिक्षा में अब 12वीं कक्षा तक के शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। अगला है कोविड-19 कारण बिहार विद्यालय बंद होने की स्थिति में
1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। कितने बच्चों ने यहाँ से देखकर पढ़ाई की है, मुझे बड़ा ही डाउट होता है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करवाया गया है। ये तो मैंने देखा है कि स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड लाया गया है और उस पर एनिमेशन की मदद से पढ़ाया जाता है बच्चों को। ये तो शुरू हुआ है ना। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे? कहाँ पर बनाया जा रहा है इसको? उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, हाई लेवल एजुकेशन के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, इसके परिसर में कौन कौन से होंगे? सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सभी होंगे। 3 नए शैक्षणिक संस्थान भी बनेंगे, सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और सेंटर फॉर फिलॉसफी बनाए जाएंगे। वाह, अगर ये सब काम करने लग जाए ना तो क्या बोलूँ मैं, बिहार तो मतलब हमारी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा मुख्य रूप से, है ना। अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, इसकी तारीफ करनी चाहिए, है ना। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को प्रारंभ किया है। और इस योजना को जरूर याद रखना सब लोग, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में इन सब की स्थापना की जाएगी। हो सकता है ई ऑप्शन में 2-3 नाम दे दे, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मीडिया की पढ़ाई, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और 3 नए भी बनाए जाएंगे, ये तो पहले से ही स्थापित हैं। सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेहतरीन, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और सेंटर फॉर फिलॉसफी होते हैं अगले वाले पर। और ये सब पढ़ दिया। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। ऐसी योजनाएं पढ़ के तो मैं तो कम से कम खुश हो जाता हूँ। मेरे शहर में स्थापित किया जा रहा है इसको, और कहाँ पर? दरभंगा चिकित्सा विद्यालय और अस्पताल लहरियासराय। DMCH जो है भी है ना वर्तमान का, DMCH आपको पता है आज़ादी से पहले का हॉस्पिटल है, देश के टॉप 10 हॉस्पिटल में कभी रहता था ये, आज खराब हो गया। दरभंगा के महाराज ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो DMCH के जो परिसर है ना लहरियासराय में, वहीं पर इसको एम्स की स्थापना भी किया जाएगा। ओके। अगला है कि PMCH एवं अस्पताल में कुल 5,462 बेड के निर्माण के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। PMCH को देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। इसको जरूर याद रख लेना, इन सब योजनाओं से डायरेक्ट MCQ बन सकते हैं। अगला है कि 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो पटना में है वहीं पर किया जा रहा है। 100 बेड का सेंटर फॉर कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए, है ना, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना बेहतरीन है। बिहार में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, खासतौर से मिथिलांचल उत्तर बिहार के क्षेत्र में। वहाँ के पानी में आर्सेनिक पाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके केस बढ़ गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाएंगे? तो 12 बीमारियाँ हैं जिनके टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र सब पर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च परिपथ NH का निर्माण किया गया है? 191.65 किलोमीटर के लगभग में NH का निर्माण किया गया है। यहाँ से आपके लिए डेटा शुरू हो गया, 191.65 किलोमीटर। जरूर याद रखना इसको, कहीं पर भी नोट डाउन करके जरूर रख लेना, है ना, या स्क्रीनशॉट, जैसे भी आपको जो करना हो। अगला है कि बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्ति कराने के लिए कहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। पटना वाले बेहतर रूप से जानते होंगे। ओके, तो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ओके बंधुओं। अगला है कि बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 740 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण के कार्य को पूरा किया जा चुका है ना, 2021-22 ईस्वी में।
बजट में ये चीज़ बोला गया है, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना इसको। अगला है बिहार बजट। 2-3 बार देखोगे ना वीडियो तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक SDG के निर्धारित 17 लक्ष्यों में से कितने लक्ष्यों को बिहार 2020-21 में ही प्राप्त कर लेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं UN के द्वारा जो लागू किया गया है 2015 से 2030 के लिए, उसके 17 में से 9 लक्ष्यों को बिहार सरकार पहले ही पार कर लेगी। बहुत अद्भुत अद्भुत। अगला है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर के लिए माइग्रेशन कंसल्टिंग और कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRC स्थापित किया जा रहा है ना। यहाँ पर कंसल्ट भी कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन भी आपका हो जाएगा माइग्रेशन का, तो उसके लिए सेंटर की स्थापित की जा रही है। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को खूब लाभ होगा। जरूरी कदम है ये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालयों उत्प्रवासी संसाधन केंद्र माइग्रेंट्स रिसोर्स सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 4 जिले नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और पश्चिम चंपारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। बहुत ही खराब हिंदी लिखा है, मतलब बिहार छोड़ के जाने से पहले थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे देते हैं ये लोग। चौसा बक्सर में VVI जरूर याद रखना। 2 गुना 660 मेगावाट यानी कि 1320 मेगावाट ग्रीन फील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण करने का सहयोग किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। देखो चौसा जो बक्सर में है ना, वहाँ पर हाइड्रो पावर की मदद से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। कितने मेगावाट की? तो 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ पर किया जाएगा सतलज जल विद्युत निगम की लिमिटेड की मदद से। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मदद से VVI क्वेश्चन। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। अगला है कि इन दोनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने का 2023-24 तक लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार को 35% बिजली प्राप्त होगी। 35% बिहार को देगा, बाकी 65% के कहाँ ले जाएगा मुझे नहीं पता। बाहर ले जाएगा, ऑब्वियसली बाहर बेचने के लिए ले जाएंगे। बिहार में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट है किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना मेगावाट है? तो 13,000 मेगावाट के करीब में अभी बिहार में बिजली का उत्पादन क्षमता होता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। और भारत सरकार ने क्या बोला है कि बिहार के इस अनुभव को हम पूरे देश में इस्तेमाल करेंगे। हर राज्य को बोलेंगे कि आप प्रीपेड मीटर लगाइए वहाँ। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार पहले स्थान पर है। गजब, यहाँ पर तो कहर ढा दिया। राज्य सरकार ने कजरा और पीर पैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय 2022-23 में निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कजरा एवं पीर पैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जाएगा। सोलर जो होते हैं ना, उनका परियोजना लगाया जाएगा यहाँ पर, और 2022-23 में लगाया जाएगा। जरूर ध्यान में रखना है इसको, इन 2 जगहों को। ओके बंधुओं, अगला ये दोनों स्थल 200 से 250 मेगावाट प्रत्येक की परियोजना लगाई जाएगी। 200 और 250 मेगा। बिहार के सरकारी भवनों किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कैपेक्स मॉडल के तहत बिहार के सरकारी भवन होते हैं उनको होगा कि आप अपने छत पर सोलर प्लांट लगाओ। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, फिर से मेरा जिला आ गया। इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। फ्लोटिंग मतलब तालाब है, उसमें तैरता हुआ सोलर पैनल होगा, उसके नीचे मछलियां होंगी। सुपौल जिले में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी लगाया जा रहा है। सुपौल और दरभंगा दोनों जगह लगाया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं? तो 13 हैं। कितने हैं? 13। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 54 मेगावाट है। किस योजना मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय और एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया जाएगा? इस योजना का नाम है अवसर बढ़े आगे बढ़े। सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी। ओके, अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा को उन्नयन और विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया है? तो बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत। बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल DCH कोविड केयर सेंटर CCC एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर DCHC की व्यवस्था की है। अगला है कि
राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह राशि अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया? 4 लाख रुपये प्रति मृतक प्रदान किया जाएगा। अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है। ओके, अगले पेज पर आगे हम लोग कि बजट 2022-23 के अनुसार 2021 में बाढ़ 2021 से निपटने हेतु प्रभावित परिवारों को कितनी राशि सीधे उनके खाते में दी गई? तो 6,000 रुपये दी गई थी बाढ़ से निपटने के लिए पिछले साल। इस साल तो बारिश ही नहीं हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत तो ग्रामीण में 85% और शहरी में 74% आबादी है जिसको इसके तहत लाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट करके है ना, उसी के तहत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को ही लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अधिनियम है एक्चुअली में वो। बिहार में अंत्योदय परिवार को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? तो 35 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है। 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है अंत्योदय योजना के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनागत जुलाई 2021 में प्रत्येक लाभुकों राशन कार्ड धारक परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो मंदार हिल्स कहां है? बांका जिला बिहार में मंदार रोपवे का उद्घाटन किया गया। जरूर याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बजट में 6 अन्य रोपवे कहां से कहां तक? प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्रह्मयोनी पर्वत गया, वानावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास। यहाँ पर 6 अलग अलग रोपवे स्थापित किए जाए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत, भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का स्थापन किया जाएगा। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। इन 6 का नाम जरूर याद रखना बंधुओं, आप लोगों से पूछ सकता है। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? तो गया जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? बोध गया के समृद्ध विकास हेतु। अगला है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया गया? तो प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को मुख्यमंत्री अपना दरबार लगाते हैं। आप लोग भी जा सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। CFMS वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। इस परियोजना के माध्यम से राज्य को संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार के हर काम को ऑनलाइन फॉर्मेट में ले आना। CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। अगले पर चलते हैं यहाँ पर, और हम अंतिम की तरफ बढ़ चुके हैं। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर IT टावर बनाया जाएगा। डाक बंगला चौराहा मैं गया हुआ, यहाँ पर ये स्टेशन के करीब में है। यहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है, तो वहीं पर मैं गया हुआ हूँ। अच्छा है वो, एक ही जगह मैं पटना में गया ही हुआ हूँ, स्टेशन और डाक बंगला चौराहा। अगला है कि बेहटा में IT पार्क बनाया जाएगा, राजगीर में भी IT पार्क बनाया जाएगा। तो छोड़ो, खैर यहाँ पर आते वापस। IT रोड मैप के तहत बिहार में कहाँ कहाँ? पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर IT टावर बनाया जाएगा एक, और बिहटा में भी IT पार्क बनाया जाएगा, और राजगीर में भी IT सिटी बनाया जाएगा। जरूर इसको याद रखना, या अगले एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बिहार के सभी जिले में बनेंगे मेगा स्किन सेंटर बनाया जाएगा। वृद्धाश्रम जिला मुख्यालय में, सप्ताह गृह जिला मुख्यालय में, मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा जिला मुख्यालय में, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय में बनाया जाएगा। सभी जिले में बनाया जाएगा इसको। सभी नगर निकाय में जलापूर्ति पार्क योजना और सम्राट अशोक भवन भी बनाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन बिहार का स्थान। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मक्का उत्पादन हमारा तीसरा स्थान है पूरे देश में। सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में छठा है। फल उत्पादन टॉप पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है फल उत्पादन टॉप पर। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है टॉप पर। गेहूं उत्पादन में भी छठे हैं हम। धान उत्पादन में छठा। लीची में प्रथम आते हैं। मखान उत्पादन में प्रथम स्थान आता है हमारा। जूट और मेस्ता उत्पादन में दूसरे नंबर पर आते हैं। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। सूरजमुखी के उत्पादन में तीसरा स्थान है हमारा। आम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। कद्दू और लौकी के उत्पादन प्रथम स्थान है अपना। फूल गोभी के उत्पादन में तीसरा स्थान है। भिंडी के उत्पादन में तीसरा है। आलू में तीसरा है। मशरूम में भी तीसरा है। और मत्स्य में चौथा स्थान है हमारा। 4th पोजीशन है मछली के उत्पादन में। तो यहाँ तक बिहार का बजट खत्म हो गया। अगला टॉपिक आ गया, अगले दिन पढ़ाएंगे हम इसको। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो
इसमें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बिहार बजट दिया हुआ था। पूरे इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखना, मैं कम से कम रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से। इस 2 पेज को तो ज़रूर देखना, पहले वाले पेज को गौर से देखना, इस सब को, है ना। यहाँ से आपके डेटा वाले क्वेश्चंस खूब बनेंगे। कंटिन्यूअस 49-50 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। अगर हेल्पफुल हुआ हो तो आगे वाले दिनों में मैं इसके MCQ भी कोशिश करूँगा कि करवा दूँ, है ना। थैंक यू सो मच।